हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो हम हमारे आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। ओके। आज हम लोग एम मीटर और वोल्ट मीटर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब देखिए, हम लोग को जो रिक्वायरमेंट थी एम मीटर को जानने के लिए और वोल्ट मीटर को जानने के लिए, वो चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। भैया, हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी? हमको ज़रूरत थी जानना कि ये जो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज़ हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट कोई भी आप मीटर लोगे, उस मीटर के अंदर क्या रहेगा? इंस्ट्रूमेंट रहता है। वो इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल पे। हम लोगों ने दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट देख लिए। हमारे हम लोग ने क्या क्या देख लिया? हम लोग ने देख लिया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। हम लोग ने देख लिया एमआई टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना? ये दो हम लोग ने लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर लिए। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या था हमारा? अच्छा चलिए ठीक है, पहले इसको लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि गेट एकेडमी आप सभी के लिए बीपीएससी एई के कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर चुका है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएगी, मात्र 1111 रुपये में। तो प्ले स्टोर में जाएं, गेट एकेडमी का क्लास, गेट एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाइए और बीपीएससी एई 2025 की प्रिपरेशन गेट एकेडमी के साथ अपनी शुरुआत कीजिए। ठीक, चले। हम लोग आते हैं कहाँ पे? हम लोग थे वही कि हम लोगों ने अब हम लोग को पढ़ना है आज क्या? आज हमारा टॉपिक है एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। एम मीटर एंड वोल्ट मीटर। ठीक, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपनी प्रीवियस बातों को रिवाइंड करेंगे, रिमाइंड करेंगे, ठीक है ना? हम लोगों ने जब भी पढ़ना चालू किया तो हम लोग कभी भी स्टार्टिंग से मीटर नहीं पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, है ना? इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या चीज है? भाई, इंस्ट्रूमेंट वो चीज है जो आपके एक मीटर के अंदर होती है। अगर मैं ऐसा डब्बा बनाऊं तो मैं बोल रहा हूं, अगर ये डब्बा मेरा क्या है? मीटर है। ये डब्बा मेरा कोई सा मीटर है, चाहे वो एम मीटर हो, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, चाहे वो एनर्जी मीटर हो, या वो क्या कहना चाहिए हमारा, वॉट मीटर हो, तो उसके अंदर में क्या होगा? एक इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक। अब ये इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से ऑपरेट करता है, इसके पास क्या क्या टॉर्क होने चाहिए, क्या क्या इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये सब चीज़ों को हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक्यूरेसी चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, लिनियरिटी चाहिए, एपीएलएस, सेंसिटिविटी, डेड टाइम, डिले टाइम, रेजोल्यूशन, ये चीज़ों के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना? कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब अगर मैं इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल, जो उसका वर्किंग है, वो आपकी जो वर्किंग होती है, वो आपने क्या देखा? हम लोगों ने दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट देखे, हम लोग और देख सकते थे, बट आपके देखिए एग्जाम के सिलेबस में वॉट मीटर के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, कहीं भी कुछ भी चीज मेंशन नहीं है, वजह से मैं आपको ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा रहा, सीधी सी बात। तो हम लोग ने देख लिया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, हम लोग ने देख लिया एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक भाई, हम लोग ने देख लिया सर पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। दिक्कत क्या थी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के साथ में? कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो है वो केवल और केवल डीसी मेजर करते हैं। या मैं इलेक्ट्रिकल की भाषा में बोलूं कि ये केवल और केवल क्या करता है? एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। वहीं पे हम लोगों ने एमआई इंस्ट्रूमेंट को देखा। एमआई इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? ये एसी भी मेजर कर सकता है, ये डीसी भी मेजर कर सकता है, और एमआई इंस्ट्रूमेंट जो रहती है वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, क्यों होता है, मत जाइए उतना अंदर, है ना? और अगर जा भी रहे हैं तो आप अपने जो बेसिक वाला पार्ट है वहां पे पढ़े होंगे। क्लियर? तो हमारे पास दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट थे, लेकिन हमको मालूम है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हमारा ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा बेहतर इंस्ट्रूमेंट है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा डेलिकेट है। वहीं पे हमारा जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है एकदम भारतीय के हिसाब से बना हुआ है, रफ एंड टफ, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और बढ़िया से काम करना चाहिए। ये हमारे को रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में, वो चीज़ हमारा पीएम एमआई इंस्ट्रूमेंट हमको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है ना? अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, अब चाहे आप एम मीटर बनाइए, चाहे आप वोल्ट मीटर बनाइए, उसके अंदर रहेगा तो या तो पीएमएमसी या तो एमआई इंस्ट्रूमेंट। आप यहाँ पे क्या बना रहे हो? मीटर बना रहे हो, उसके अंदर रहना क्या है? या तो पीएमएमसी या तो एमआई या तो ईएमएमसी। ठीक है? तो हम लोग पहले पढ़ेंगे भाई क्या होता है एमीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर, कैसे कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग, किस तरीके, जहाँ भी सीरीज में या पैरेलल में ऐसे कनेक्शन किया जाता है। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लोग ये एमआई इंस्ट्रूमेंट और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से कैसे एमीटर को बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, दोनों में तरीका सेम है, और भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसके अंदर। चलो, तो मैं आपको लेके चलता हूँ और शुरुआत करता हूँ अपना एम मीटर से। ठीक है? एम मीटर, 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 एम
लेट्स स्टार्ट विथ एमीटर। एमीटर का काम क्या है? एमीटर का काम है एमीटर का काम है करंट को मेजर करना। एक मिनट बस। ठीक। एमीटर का काम है क्या? एमीटर का काम है करंट का मेजरमेंट। करंट मेजरमेंट के लिए तो ये हिल रहा है क्या मेरा लैपटॉप? बॉबल करता है हल्का सा। इसको इसमें से हटा ही लेता हूँ। करंट मेजरमेंट। करंट मेजरमेंट के लिए हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, और ये भी करंट में क्या करता है, केवल मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, ये नहीं मेजर करता कि उसका डायरेक्शन क्या है। क्लियर? पहला चीज हमारा ये हो गया कि एमीटर किस लिए यूज किया जाता है। तो भाई एमीटर यूज किया जाता है करंट के मेजरमेंट के लिए। एमीटर क्या होते हैं? एमीटर, जब हम भी किसी भी सर्किट में अगर मैं एमीटर को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो जो मेरा एमीटर है ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा हम इसको किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है? तो देखो यार, मैं आपको एग्जांपल के साथ भी लेते चलता हूँ कि ये मेरी कोई सर्किट है। मैं कह रहा हूँ ये सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है। मैंने एक छोटी सर्किट लगाई, सर्किट में बल्ब लगा दिया। ठीक। कुछ और इंस्ट्रूमेंट लगा होगा, मैं उसको इंस्ट्रूमेंट को रेजिस्टेंस से डिनोट कर देता हूँ। अब ये सर्किट को आपके घर में, जैसे ये सर्किट है, तो वो सर्किट में कहीं ना कहीं से आपको पावर सप्लाई आ रही होगी। ये पावर सप्लाई आपकी प्लस माइनस, या एसी सप्लाई, जो भी लेना है आप ले लो। एसी ले नहीं लेते क्योंकि आप बोलोगे कि फिर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। सिंपल ऐसा। ये मेरा है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस था, ये 10 ओम का है। 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ये मेरा 100 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है। ठीक। तो मैं अगर सिंपल मैथमेटिक्स आपको बताऊं, सिंपल मैथमेटिक्स हम भी इतना जानते हैं कि जो करंट होता है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही होगी बिकॉज एक क्लोज सर्किट है। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? आई इज इक्वल टू वी बाई आर। वोल्टेज कितना है? 100। करंट कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? 10। हमारी करंट भी क्या है? 10 है। बट ये जो चीजें हैं ये तो आपको तब पता रहेंगी ना जब आपको ये मालूम हो कि वोल्टेज मेरा 100 वोल्ट है, मेरा रेजिस्टेंस 10 ओम का है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है और आपको एक अननोन सर्किट के अंदर करंट को मेजर करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? आप मान लो कि आपको नहीं मालूम यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नहीं पता, तब तो आप इस चीज को फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे कि करंट की वैल्यू कितनी है। तब क्या हम क्या करते हैं? तब हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम अपना एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। दिस इज अवर एम मीटर। इस एम मीटर को हम क्या करते हैं फिर? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। एम मीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। अब ये जो वैल्यू मैं लाया था, ये तो मेरी मैथमेटिकल वैल्यू थी। एक्चुअल वैल्यू मतलब ये एक्चुअली बोला जाए तो मेरी ट्रू वैल्यू है। दिस इज माई ट्रू वैल्यू, क्योंकि मैथमेटिकली इतना वैल्यू आ रहा है, जिस मीन्स दैट इतना आनी चाहिए। बट हम जानते हैं कि जो हमारा एम मीटर होगा, हम लोग ने स्टार्टिंग में ये चीज जानी थी कि जो एम मीटर रहेगा, चाहे कोई भी मीटर रहे यूनिवर्स में, कोई सा भी आप मीटर उठा लोगे, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा। और ये जो एम मीटर हमको देगा, ये क्या देगा? मेजर्ड वैल्यू देगा। इसमें क्या देगा हमको? ये मेजर्ड वैल्यू देगा। और वो मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ क्या रहता है? हमारा एरर वगैरह रहता है। वो सब हम लोग ने बातें ऑलरेडी कर ली है। ठीक। हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि एम मीटर को आप हमेशा कहाँ कनेक्ट करोगे? एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। करंट मेजरमेंट के लिए है, बहुत अच्छी बात है। ऑलवेज, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक। थर्ड पॉइंट हमको देखना है, ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज
वेरी लो। ठीक। इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर? अब देखो, अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स से अगर मैं इस फॉर्मूले को सॉल्व किया था, इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो मेरी करंट कितनी आई? 10 एम्पियर आई। अब मुझे इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ा? एक एमीटर लगाया मैंने, तो ये एमीटर मैंने यहाँ लगाया। अब अगर ये एमीटर के अंदर, इस एमीटर का खुद का भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि भाई हमने देखा है एमीटर के अंदर कॉइल बना हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, करंट उसमें से फ्लो होते हुए जाती है। इवन एक वायर से भी करंट फ्लो होती है, तो उस वायर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इस एमीटर का अपना खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। इस एमीटर का अपना खुद का कुछ ना कुछ क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और इसको हम लोग आर एम से शो करते हैं। ठीक है। ये क्या है मेरा? मीटर रेजिस्टेंस। ठीक है। ये मेरा मीटर का रेजिस्टेंस है। अब ये कम से कम कुछ ना कुछ एकदम मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं इसको मान लूं, फॉर एग्जांपल ये 0.1 भी अगर है, तो भी अब अगर मैं करंट फाइंड आउट करूंगा, तो अब करंट की वैल्यू कितनी आ रही है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। क्या इतना ही होगा? क्या नहीं यार। आई इज इक्वल टू वी अपॉन ये रेजिस्टेंस 10 ओम का, प्लस ये भी तो आ गया अब। तो आर प्लस मीटर का रेजिस्टेंस, जो कि कितना होगा? 100 अपॉन 10.1। आप इसको सॉल्व कर भी लोगे तो ये वैल्यू जो होगी, ये क्या होगी? हमेशा ही लेस देन 10 एम्पियर आएगी। इसका मतलब भाई, जो करंट पहले फ्लो हो रही थी सर्किट में, मेरे एमीटर को इंट्रोड्यूस करने की वजह से उस सर्किट की करंट की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक। भाई चेंज तो होगी ही होगी, चेंज तो होगी ही होगी। तो मैं चाहता हूं कि वो वैल्यू जो है वो कम से कम, एकदम मिनिमम से मिनिमम चेंज हो, ताकि मेरे जो मेजरमेंट है वो बहुत ज्यादा उसमें एरर ना आए। उसके लिए हम लोग ने क्या रखा कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, वो बहुत ही लो होगा। और आइडियल अगर मैं कहूँ, कोई आपसे एग्जाम में पूछेगा, आइडियली जो मीटर रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो होता है 0। आइडियली जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली हमारा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर? ये बात का ध्यान रखना। अब दिक्कत यहाँ पे आपको एक आएगी, क्योंकि देखिए यार, आप लोग अगर सिविल वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग ना उतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिकल को नहीं समझ पाते हैं। कुछ कुछ आपका डाउट रह ही जाता है। अब वो डाउट आपका क्या रह जाएगा? कि आपके मन में एक डाउट होगा कि जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है उसका, आइडियल करंट सोर्स की अगर मैं बात करूं, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? तो ये होता है इन्फिनाइट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। करंट सोर्स डिफरेंट चीज है, और एम मीटर डिफरेंट चीज है ना? इस बात का ध्यान रखना, और ये कंफ्यूजन से थोड़ा दूर रहना। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। आइडियल एम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। और प्रैक्टिकली हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कम से कम रखा जाए। कम से कम रखने का रीजन क्या है? कम से कम हम लोग इसलिए रखना चाहते हैं ताकि इस एमीटर के इंट्रोडक्शन से, मतलब इस एमीटर को यहाँ लाने से, इस सर्किट की बाकी सब पैरामीटर्स में कोई चेंज ना आए। बट ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? एमीटर है। ओके। तो दिस इज अवर एमीटर। अब हमको देखना है, अब हमको देखना है कि मैं थोड़ा ऊपर रखा हुआ है, हल्का सा हिलेगा, कोशिश करेंगे ना हिले। अब हमको देखना है कि मैं क्या करूं ऐसा, मैं ऐसा क्या प्रोविजन करूं कि मेरी जो एम मीटर का रेंज है, या मैं अपने एम आई इंस्ट्रूमेंट को, या मैं अपने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को, मैं आपको लिखता हूँ, एम आई ऑब्लिक पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट एज एन एम मीटर। ठीक। तो एम आई इंस्ट्रूमेंट का आप यूज करके एम मीटर बना सकते हो, और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप एम मीटर बना सकते हो। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप एम मीटर बना सकते हो यहाँ पे, है ना?
अब उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, उसकी बात अलग है। पर आप बनाया बनाया जा सकता है। अगर आप बना रहे हो तो आप किस तरीके से बनाओगे उसको, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। या फिर आप इसी को ये कह सकते हो, एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमिटर। दोनों चीजें एक ही में अपनी कंप्लीट हो जाने वाली है। कैसे? एक्सटेंशन की हमको क्या जरूरत पड़ी, तो देखो भाई, हमारे पास जो एमआई इंस्ट्रूमेंट, हमारे पास जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को, एकदम माइक्रो मिली एम्पियर की जो करंट होती है से लेके कुछ एम्पियर्स तक की करंट को ही वो बियर अप कर पाते हैं। उससे ज्यादा वो करंट को बियर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो, हमारे जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो करंट फ्लो हो रही थी, वो करंट फ्लो किससे होते हुए जा रही थी? स्प्रिंग से फ्लो होते हुए जा रही थी। स्प्रिंग बहुत ही पतली होती है और फॉस्फर बाउंड मटेरियल की बनी होती है। तो बहुत ज्यादा हैवी करंट फ्लो होगी तो स्प्रिंग टूट जाएगी या मेल्ट हो जाएगी या कोई भी चीज उसमें होंगी, है ना। तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही वो क्या कर सकता है? बियर कर सकता है। तो भाई, हमको करना क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा जो एमीटर है वो किस तरीके से वर्क करे, ज्यादा हाइयर रेंजेस के लिए भी काम करे। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे? उसके रेंज का एक्सटेंशन करते हैं। अब रेंज का एक्सटेंशन कैसे किया जाता है? एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एमीटर कैसे किया जाता है? बाई एडिंग a shunt resistance by adding a shunt resistance in parallel with in parallel with limiter। जो आपका मीटर है उसके पैरेलली आप क्या कर दो, एक शंट रेजिस्टेंस का शंट रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दो। आपका जो एमीटर का रेंज है वो इंक्रीज हो जाएगा, और उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज करके अपने एमीटर की रेंज को भी आप चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये मान लो, मैं एक इंस्ट्रूमेंट लिया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट। मेरा कहना है ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। ये मेरा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? ये पीएमएमसी हो सकता है, ये एमआई हो सकता है, ये ईएमएमसी हो सकता है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। और ये जो ये रहा है, ये क्या है? आरएम। आरएम क्या चीज होती है? मीटर की रेजिस्टेंस। मीटर रेजिस्टेंस। ठीक। अब ये मैं आपको बोलूं तो ये आपका क्या है? एक एमआई इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अब आपका, अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो वो एमीटर के जैसा वर्क करेगा। स्केल में आपको एम्पियर लिख देना है, उसको स्केल को कैलिब्रेट कर देना उसके हिसाब से। इसी एमआई इंस्ट्रूमेंट को आप पैरेलली के जाके कनेक्ट कर देना, स्केल को चेंज कर देना, उसको वोल्ट मीटर बना देना, वोल्ट मीटर लिख देना, उसमें वोल्ट में उसके स्केल को कैलिब्रेट कर लेना कि इतने वोल्टेज के लिए यहाँ तक पॉइंटर जाएगा। तो आपका वो वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है। तो कोई भी मीटर हो, उसके अंदर हमेशा कौन सा मीटर होता है? उसके अंदर एम मीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मैंने आपको बता दिया एमआई इंस्ट्रूमेंट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और दोनों ही किस पे काम करते हैं? दोनों के अंदर जो मेन कॉज है, क्या चीज है, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मेन रीजन है, वो होती है हमारी करंट। तो करंट इज द बेसिक प्रॉपर्टी। करंट ही वही चीज है जिसको हमारा मीटर एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। हम उसको बोल देते हैं कि ठीक है भाई, तू अपना अंदर जो जो करना है इंस्ट्रूमेंट को समझा देते हैं। तुझे अंदर मीटर ही मेजर, करंट ही मेजर करना है तो करंट मेजर कर। लेकिन जो हमारा ग्राहक है ना, उसको वोल्टेज में चाहिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज वो मेजर करना चाहता है। तो मैं स्केल ना वोल्टेज के, वोल्ट मीटर के हिसाब से स्केल कैलिब्रेट कर देता हूँ, और ऊपर एक वोल्ट मीटर का स्टिकर लगा के पकड़ा देंगे। बस यही होता है वोल्ट मीटर और एम मीटर में अंतर। ठीक है। और देखिए क्या है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या एमआई इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, मीटर का रेजिस्टेंस आर है। क्योंकि ये मेरा क्या है? एम मीटर है, तो इसका खुद का रेजिस्टेंस एकदम कम से कम, एकदम मिनिमम होगा। ठीक। अब मैं क्या करूंगा? इसका रेंज के एक्सटेंशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, पहले यहाँ से कुछ करंट फ्लो होती होगी, वो मेरी करंट आई करंट है, ये रेजिस्टेंस आर है। रेंज एक्सटेंशन के लिए मुझे करना क्या होगा? मुझे इसके पैरेलल में
पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। मुझे इसके पैरेलल में क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस ऐड करना होगा। इस रेजिस्टेंस का नाम दूंगा मैं RSH, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक। अब ये जो बाय एडिंग ए शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आप खुद एक लॉजिकल वे में सोच के देखो कि यहाँ से बहुत सारी अमाउंट ऑफ करंट आ रही है, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये हैवी अमाउंट ऑफ करंट मेरे एमआई इंस्ट्रूमेंट या पीएमएम इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट फ्लो होते हुए चली गई, तो ये मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरा खराब हो जाएगा। तो मैं यह चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ से क्या आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, तो मेरा एमआई इंस्ट्रूमेंट एक या दो लोग से ही लड़ाई कर पाएगा, बाकी से नहीं कर पाएगा। तो एक साथ 100 लोग पहुंच जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे ही हार जाएगा वो लोग से। तो मैं क्या कर दिया, एक रास्ता बना दिया, एक लालच दे दिया इन लोग को कि भाई, ऐसे बोलते हैं ना कि ये इधर है, दुश्मन इधर है। तो मैं इसको बता दिया कि ये देखो भाई, इधर जाओगे ना आप, तो ये आरएसएस जो है वो आपसे भिड़ लेगा। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ से एक बाईपास रास्ता बनाया, ताकि करंट जो है, मेजोरिटी ऑफ द करंट यहाँ से फ्लो करे। करंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ से ही फ्लो करना चाहता है। तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि ये जो शंट रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम, बहुत ही मिनिमम होना चाहिए। तो शंट रेजिस्टेंस का जो RSH जो होगा वो क्या होना है भाई, वो लो होना। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी है, लो होनी है। तो यहाँ से जो फ्लो होगी करंट, मेजोरिटी ऑफ द करंट शंट रेजिस्टेंस से आई फ्लो होते हुए फिर यहाँ सर्किट में वापस जाके मिल जाएगी और फिर आगे बढ़ जाएगी। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि इस RSH की क्या वैल्यू होनी चाहिए। अब इस RSH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमको, ताकि मैं अपना एमीटर डिजाइन कर सकूं। भाई मुझे तो मालूम है कि मेरा ये एमीटर एमआई इंस्ट्रूमेंट या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, वो 1 एम्पियर की मैक्सिमम करंट बियर कर पाएगा। मान लो, अगर मुझे इसको 10 एम्पियर या 100 एम्पियर मेजर करना है, तो मैं कितने अमाउंट का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाऊं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए सवाल। तो कितना लगाना पड़ेगा, उसी का हम लोग कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ खास बातें हम लोग को यहाँ पे क्या करनी है, अपनी निकाल के रख लेनी है। वो क्या है कि यहाँ से आई करंट आ रहा है, मैं कहता हूँ यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट है मेरे इंस्ट्रूमेंट से, उसको मैं कहता हूँ आई एम अमाउंट ऑफ करंट मेरे इंस्ट्रूमेंट से सेफली फ्लो हो पाएगा। उससे ज्यादा फ्लो हुआ तो इंस्ट्रूमेंट खराब। तो बाकी अमाउंट ऑफ करंट जो यहाँ पे जा रही होगी वो क्या होगी, तो यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो क्या होगी, वो आई में से आई एम माइनस करने के बाद जितनी करंट बचेगी वो जारी होगी। यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट है, दोनों आएंगी यहाँ पे वापस मिलेंगी, और फिर क्या बन जाएंगी, ये आई करंट बन जाएंगी। क्लियर? ये हो गया पहली चीज। दूसरी बात, आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, क्या कि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप इन पैरेलल, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो मेरा कहना है कि भाई आप ले लो इस पॉइंट को 1, इस पॉइंट को 1 डैश, ये इंस्ट्रूमेंट और इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी 1 और 1 डैश के बीच में कनेक्टेड है। सिमिलरली हम लोग ने जो RSH यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, ये RSH भी 1 और 1 डैश के बीच में अवेलेबल है। दिस मीन्स दैट इनके अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप और इस पूरे यहाँ पे इसके अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। है ना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा, ये पीएमएमसी एमआई इंस्ट्रूमेंट तो सिंबल है बस, एक्चुअल में जो इसका रेजिस्टेंस है वो तो ये है। तो यहाँ पे होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये करंट आई एम इंटू ये रेजिस्टेंस आर एम। तो मैं लिख दिया आई एम इंटू आर एम। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा इस शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके। शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पे फ्लो होने वाली करंट कितनी है, आई माइनस आई एम, और यहाँ पे फ्लो जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, RSH। मुझे क्या चाहिए जी, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि मेरा RSH की वैल्यू कितनी है। तो RSH की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगा IM/RM अपॉन I - IM। अगर आपको IM की वैल्यू पता है कि आपका मीटर कितना करंट फ्लो करा सकता है अपने थ्रू, वो, और उसके जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू आपको पता है,
और टोटल जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू आपको पता है, तो आप एक शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी को मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं आर एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई आई एम। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आई एम से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा आई अपॉन आई एम माइनस वन। ऊपर का आई एम बाई आई एम तो कैंसल, नीचे का आई अपॉन आई एम, और ये आई एम बाई आई एम क्या हो गया, वन। ये हो गया। इसी को आप लिख सकते हो आर एम इज इक्वल टू एम माइनस वन। तो आप लोग जनरली जो बुक्स वगैरह में देखते हैं जिसमें कि क्या रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहता है, वो ये रहता है आई एस एच इज इक्वल टू आर एम एम माइनस वन, वेयर दिस एम इज कॉल्ड, इस एम को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कहते हैं। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। और ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एम की वैल्यू कितनी होती है, फॉर अ एम मीटर इट इज आई अपॉन आई एम। एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि आई एम या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू फॉर एम मीटर कितनी होती है, होती है आई अपॉन आई एम। क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपके आर एस एच की वैल्यू मिल जाएगी, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी आपको। तो ये था हमारा एम मीटर। किस तरीके से हम अपने एम मीटर को एक्सटेंशन कर सकते हैं रेंज का, या किसी एम आई इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से हम लोग एम मीटर बना सकते हैं, या किसी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से एम मीटर बना सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। क्लियर। चले आगे, चलते हैं आगे। जस्ट अ मिनट। हाँ भाई चलिए चालू करें, माता जी का कॉल आ गया था। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, क्यों है, कैसा है, इसके बारे में पहले जान लिया जाए भाई। तो वोल्ट मीटर क्या है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज मेजरमेंट के काम आता है, केवल मैग्नीट्यूड पोलैरिटी वगैरह नहीं बताता। ठीक है। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज कनेक्टेड। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा इसको क्या करते हैं, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना। क्यों ऐसा किया जाता है, देखो जो सीरीज होती है ना, सीरीज में करंट हमेशा सेम होती है। तो आप करंट को मेजर करना चाहते हो तो आप उस चीज को सीरीज में लगाओ, ताकि आप कहीं भी कनेक्ट करो वोल्ट उसको सर्किट में, अगर आप उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो हमारी आपकी करंट हर जगह सेम मिलेगी। सिमिलरली जो पैरेलल होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में वोल्टेज हमेशा सेम होता है, करंट चेंज हो जाती है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हर जगह, चाहे देखो मैं एक सर्किट आपको बना के बता दूं, एक सर्किट में ऐसा बनाया, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये पॉइंट रहा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसकी कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे एक आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, इसकी भी कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ पे आप एक और रेजिस्टेंस लगा दो, इसकी भी कुछ भी वैल्यू हो, और यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लगा दो, इसकी भी कुछ भी वैल्यू। अब मैं चाहूँ तो मैं केवल यहाँ और यहाँ इस दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा के बता सकता हूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या है, यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज क्या है, यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज क्या है। क्यों, क्योंकि जो पैरेलल सर्किट होता है, यहाँ का वोल्टेज का इक्वल होगा। भले यहाँ पे करंट डिफरेंट होगी, करंट अलग अलग तो फ्लो हो ही रही होगी, बट वोल्टेज हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको किसमें कनेक्ट करते हैं, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सर्किट लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं समझने से अच्छा है एक सिंपल सी सर्किट को समझना। लाओ भाई।
देखिए जो वोल्टेज होता है ना हमेशा किसी दो पॉइंट के बीच में निकाला जाता है। तो मेरा यहाँ मोटिव है कि मैं इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के यहाँ पे अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, वोल्टेज वी ए बी मैं नाम दे दिया खुद से। इस वोल्टेज को आप फाइंड आउट करके बताओ। तो पहले मैं इसको मैथमेटिकली करता हूँ। मैथमेटिकली कैसे करूंगा, मैं बोल रहा हूँ ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी कितने ओम का है, 5 ओम का है। और मेरा जो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये कितना होगा, मान लेता हूँ 50 वोल्ट का। ठीक। अब मुझे इस वही ए बी के क्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो मुझे मालूम है कि वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है। करंट कितनी फ्लो हो रही है ये हम लोग ही जान रहे हैं, है ना। यहाँ करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो पहले यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है वो निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट का वैल्यू कितना आएगा, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है 50, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये 5 ओम प्लस ये 5 ओम क्योंकि ये सीरीज में है, यहाँ आ गया 10। ये आ जाएगा कितना, 5 एम्पियर। तो मुझे ये करंट मिल गई 5 एम्पियर। यही करंट यहाँ फ्लो हो रही होगी, यही करंट, यही आई करंट यहाँ फ्लो हो रही है, यही आई करंट यहाँ फ्लो हो रही है, यही आई करंट यहाँ फ्लो हो रही है। ठीक। तो ये मेरा जो है ये कितना है, ये 5 एम्पियर है। रेजिस्टेंस किसके क्रॉस निकाल रहा हूँ, वी ए बी के क्रॉस निकाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई, ये वी ए बी, इस 5 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे वोल्टेज निकालना है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 ओम। तो अब मेरा जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज जो वी ए बी वोल्टेज के बराबर है, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 25 ओम, सॉरी 25 वोल्ट ओम, 25 वोल्ट। 25 वोल्ट। क्लियर। ये जो कैलकुलेशन था ये मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। अब मैं कह रहा हूं कि भाई आपने तो कहा, आपने क्या कहा, आपने कहा कि आपको जैसा मर्जी आए वो काम करो, बट आप हमेशा क्या करो, आप हमेशा मेरा जो वोल्ट मीटर है उस वोल्ट मीटर को हमेशा आप पैरेलल में कनेक्ट करो। ठीक है यार। करते हैं पैरेलल में कनेक्ट, और पैरेलल में कनेक्ट करके हम लोग एक बार इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये रहा 5 ओम, ये रहा 50 वोल्ट, ये रहा 5 ओम। ठीक। अब मैं जो मालूम है कि यहाँ पे इस वी ए बी, क्योंकि मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर चुका हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वी ए बी जो है ये कितना है, 25 वोल्ट है। वी ए बी कितना है, 25 वोल्ट है। ठीक। मैं कह रहा हूँ, अरे भाई मत कर यार परेशान। मैं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैं यहाँ पे ए बी का ए बी हटा देता हूँ यार, 5 एम्पियर इधर कर देता हूँ। 5 ओम जो है वो ये है। मैं यहाँ पे इसके अक्रॉस पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है। पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। अब अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होगा, अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर होगा, तो देखो होगा क्या, आपको मालूम है कि ये आई करंट यहाँ से करंट और निकली, करंट सोर्स से निकली, ये आई करंट आ रही है यहाँ, ये आई करंट यहाँ आई। पहले क्या था, क्योंकि पहले इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था इस 5 ओम के रेजिस्टेंस से होते हुए जाने का, लेकिन अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक है कि इस 5 ओम के रेजिस्टेंस से होता हुआ जाए, दूसरा है कि इस एमीटर से, इस वोल्ट मीटर से भी कुछ ना कुछ करंट का थोड़ा ना थोड़ा, भले कितना ही हाई रेजिस्टेंस क्यों ना हो, कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट तो वहां से फ्लो होगी ही होगी, पक्का है होगी। ठीक। अब क्या हो गया, ये करंट यहाँ आ गई। पहले जो करंट यहाँ पे 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी वो यहाँ तक 5 एम्पियर ही थी, लेकिन इस 5 एम्पियर का कुछ हिस्सा यहाँ चला गया और बचा हिस्सा यहाँ चला गया। अब मैं इसको बचा हिस्से में भी मैं ये कह दे रहा हूँ कि मान लिया कि मैक्सिमम करंट यहाँ से गई और 4.9 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो हुई, और यहाँ से केवल 0.1 एम्पियर फ्लो हो रहा है।
लेकिन अब अगर मैं यहाँ का वोल्टेज निकालूं, अब अगर मैं वोल्टेज कैलकुलेट करूं वी ए बी डैश, तो ये वोल्टेज कितना है, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 5, और यहाँ का वोल्टेज करंट कितना है 4.9। ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 49 फाइव सा 45, 9 फाइव सा 45 अपॉन 20, 24.5, 24.5 वोल्ट। ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर आ गया। तो हम लोग को यहाँ से एक चीज समझ आई कि जो वोल्ट मीटर आप कभी भी कनेक्ट करो, तो देखो आप हमेशा तो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि एरर को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर सको, बट आप एरर को मिनिमाइज कर सकते हो। इस वजह से हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि जो वोल्ट मीटर रहेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। क्यों रखा हम लोगों ने, अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, क्यों, ताकि ये कम से कम डिस्टरबेंस करे सर्किट को, और उसको सर्किट को कम से कम डिस्टर्ब ना करते हुए क्या कर सके, अपना मेजरमेंट का काम कर सके। बट थोड़ा बहुत तो करेगा ही, उस वजह से एरर आता ही आता है। आइडियली कितना होना चाहिए, आइडियली कितना होना चाहिए, आइडियली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियली इन्फिनाइट होने का मतलब, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता तो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस से कभी भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, जीरो करंट फ्लो होती, तो पूरी की पूरी करंट यहीं से चले जाती। तो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है और जो ट्रू वैल्यू, ये 25 वोल्ट जो पहले आ रही थी मैथमेटिक्स से, और जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है बराबर होती, बट यहाँ पे नहीं हो पाई। समझ आ रही बात। तो ये होता है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है। अब वोल्ट मीटर आप कैसे बनाते हो, किस तरीके से हम लोग वोल्ट मीटर को बनाते हैं, तो कहना चाहिए कि एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, यहाँ पे ऐसा हम लोग लिखा था एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एम मीटर, वैसे ही अब हम लोग देखने वाले हैं एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, या आप सिंपली इसको ये कह सकते हो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट और एमआई इंस्ट्रूमेंट एज अ वोल्ट मीटर, हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। तो देखो, देखिए, मैं ये जो वोल्ट मीटर है ना, इसको अब अलग से लाके यहाँ पे बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये देख लो भाई, ये जो है ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट पीएमएमसी हो सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट एमआई हो सकता है, ये इंस्ट्रूमेंट ईएमएमसी हो सकता है। ठीक है। अब कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आइडियल इंस्ट्रूमेंट तो हो नहीं सकता, तो इस इंस्ट्रूमेंट का खुद का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मीटर का रेजिस्टेंस। ये लास्ट टाइम यही चीज आपकी पहले भी अवेलेबल थी, देख लो, सेम यही चीज अरेंजमेंट यहाँ अवेलेबल था। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये अवेलेबल है। अब मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, भाई मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा करंट क्या हो, या सॉरी, मैं चाहता हूं कि हमारी सर्किट क्या हो, डिस्टर्ब ना हो। तो हम क्या करेंगे, बाय एडिंग बाय एडिंग अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ मीटर, मीटर के साथ में हाई रेजिस्टेंस को आप क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो। यहां तक तो मेरा जो मीटर है रेड से बना है, इसके आगे मैं अपने से क्या कर रहा हूँ, एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का, हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ आर एस ई, सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है। मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा कहना है कि यहां से यहां तक का जो वोल्टेज होगा, सॉरी, यहां से यहां तक का जो वोल्टेज है, ये मेरा क्या है, मीटर का वोल्टेज है, जो मीटर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है।
टोटल जो वोल्टेज है मेरा पूरा, ये लेके यहां से लेके इस दूसरे पॉइंट तक, इस पॉइंट को 1 नाम दे दिया, इस पॉइंट को 1 डैश नाम दे दिया, ये मेरा क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, वी वोल्ट है। ठीक। तो बचा कुचा जो आर एस ई, ये जो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज बचा होगा वो वी माइनस वी एम के बराबर ही होगा, है ना, ऐसा ही होगा। अब देखो, क्योंकि ये क्या है, 1 से लेके 1 डैश एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, दिस मीन्स दैट ये क्या है, सीरीज में है। तो यहां से फ्लो होने वाली जो करंट है और इस पॉइंट के बाद जो फ्लो होने वाली करंट है, ये करंट क्या होगी, इक्वल होगी, है ना, करंट की वैल्यू इक्वल होगी। तो मैं बोल रहा हूँ, अब देखो मेरा ये 1 से लेकर के, या फिर मैं आपको इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और ये पॉइंट को सी बोल देता हूँ। तो ए से फ्लो होने वाली जो करंट, ए से पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, वो करंट क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, बिकॉज दे आर इन सीरीज। तो वो करंट आई है। ए से बी तक फ्लो होने वाली करंट भी क्या है, आई है। बी से सी तक फ्लो होने वाली करंट भी क्या है, आई है। मैं यहाँ की करंट को निकाल रहा हूँ पहले, ए से बी। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो मैं ये ए से लेके बी वाले सेक्शन का करंट निकाल रहा हूँ। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी। वी कितना है मेरा यहाँ पे, यहाँ का इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है, वी। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, पूरा रेजिस्टेंस कितना है, केवल पूरा रेजिस्टेंस कितना है, आर एम। वी एम अपॉन आर एम इज इक्वल। अब मुझे यहाँ का करंट निकालना है, यहाँ का करंट निकालना है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ का वोल्टेज है वी माइनस वी एम। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, केवल क्या है, आर एस। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो मेरा आ रहा है, आर एस ई, ये कितना आएगा, ये आएगा वी माइनस वी एम अपॉन वी एम इंटू आर एम। ठीक है। तो मुझे कितने रेजिस्टेंस किया, कितने हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को इंक्लूड लगाना है सर्किट में, ताकि मैं उसका रेंज एक्सटेंड कर सकूं, वो मुझे कहाँ से मिलेगा, इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो मैं यहाँ से इसको और फर्दर सॉल्व करूंगा। तो आर एस सी इज इक्वल टू डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई वी एम, या सिंपली आप यहाँ पे क्या कर लो, ऐसा कर लो, वी बाई वी एम माइनस वी एम बाई वी एम इंटू आर एम। आर एस ई इज इक्वल टू वी बाई वी एम माइनस 1 इंटू आर एम। ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला। इसी v बाई वी एम को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो आर एस सी इज इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू आर एम, वेयर एम इज द मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा वोल्ट मीटर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का एक वैल्यू क्या होती है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप बताना उसको कि वो होती है वी बाई वी एम। वही एम मीटर की क्या होती है, आई बाई आई एम होती है। वोल्ट मीटर का रेंज एक्सटेंड आपको करना है, तो आपको क्या करना होगा, एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आपको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। वहीं अगर आपका एक एम मीटर रहेगा, तो लो रेजिस्टेंस वैल्यू को, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा जहां भी आप कनेक्ट कर रहे हो उसको पैरेलल इन द सर्किट में कनेक्ट करना है, इन पैरेलल में कनेक्ट करना है। वहीं एम मीटर को हमेशा क्या करना है, हमको सीरीज में कनेक्ट करना है। क्लियर। आइडियल रेजिस्टेंस जो होता है एम मीटर का, वो जीरो होता है। आइडियल रेजिस्टेंस जो होता है वोल्ट मीटर का, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसी जगह पे आपसे एक और जगह का, एक और चीज आपको क्या हो सकती है, डाउटफुल हो सकती है, कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स इज जीरो। तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। शॉर्ट सर्किट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, है ना। लेकिन वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर में जमीन आसमान का अंतर है। वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई, आइडियली इनफाइनाइट, और एम मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो, आइडियली जीरो। और जस्ट अपोजिट इन केस ऑफ हमारा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। क्लियर। तो आई होप आप सभी को हमारी आज की क्लास काफी अच्छी तरीके से समझ आई होगी, है ना। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट एम मीटर और वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे चलेंगे, एनर्जी मीटर वगैरह देखेंगे, कैसे तरीके से हमारा मेगर वगैरह काम करता है। सब चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।